हाँ जी स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है अपना वैदिक काल के बारे में। इससे पहले आपको 2 लेक्चर मिले, जिसमें पहले में हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा, जो 1500 से लेके 1000 BC तक का डाटा हमने कवर किया। और उसके बाद जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा, जो 1000 से लेके 600 BC तक का डाटा था। थर्ड वीडियो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कंपैरिजन कराऊंगी दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है, ठीक है जी। और इसके बाद जो वीडियो नंबर 4 आएगा वो आपने ज़रूर देखना है। वैदिक जो काल का मैक्सिमम जो आपको तंग करेगा ना, वो है इसका लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है, बहुत अच्छी वीडियो रहेगी और उसमें बहुत अच्छा डाटा कवर किया जाएगा और आपके एग्ज़ाम के वो लायक होगा, आपने ज़रूर देखना है। शुरू करते हैं आज का। हाँ जी, वैदिक काल ये पार्ट 3 है हमारा। कुछ पॉइंट्स जो छूट गए थे वो मैं यहाँ कवर कर रही हूँ। कहते वैदिक समाज के निर्माता कौन थे? आर्य थे। कौन थे भाई? आर्य थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, थोड़ी सी रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। उत्तरी ध्रुव से आने का मतलब किसने सिद्धांत दिया था कि जो आर्य है उत्तरी ध्रुव से आया है? कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से। ये सिद्धांत किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सी बुक उनकी? आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है जी। और तिब्बत से किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। कौन सी पुस्तक में? सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है वो सिद्धांत कौन सा है कि जो आर्य लोग हैं कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। आगे है जी, आर्य लोग भारत में अफगानिस्तान की ओर से आए थे। किस ओर से आए थे? अफगानिस्तान की ओर से इन्होंने एंट्री की थी। यहाँ पहले उन्हें द्रविड़ अथवा दस्यु या फिर पनी नामक कबीले से युद्ध करना पड़ा था। जब ये आर्य लोग मध्य एशिया से यहाँ आए थे तो यहाँ पे भी तो कोई लोग रहते होंगे ना। कौन लोग रहते थे? दस्यु लोग या फिर द्रविड़ जिन्हें बोला जाता है, ये लोग रहा करते थे, ठीक है जी। आगे देखते हैं। आर्य अपने बड़े शस्त्रों तथा तीव्र गति से चलने वाले रथों के कारण अतः विजयी रहे। इस प्रकार वे भारत में आके बस गए। यहाँ आकर उन्होंने युद्ध किया। इनकी युद्ध में सफलता का कारण क्या था? इनके अच्छे हथियार और इनके रथों के कारण, रथों के कारण था, ठीक है जी। आगे है, भारत में सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव मतलब 7 सैंधव प्रदेश, 7 नदियों के आसपास का जो एरिया है उसे क्या बोला जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता है। वो नदियां आपको मैंने कल भी कराई थी, उनके प्राचीन नाम भी इससे पहले की वीडियो में मैं आपको करवा चुकी हूँ। इन प्रदेश में जो 7 नदियां बहती थी उनके नाम थे सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु तथा सरस्वती। आगे देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, इस प्रदेश में जो 7 नदियां बहती थी उनके नाम थे सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, सरस्वती। क्योंकि आर्यों ने इस प्रदेश में ऋग्वेद की रचना की थी, यानी कि 7 नदियों के इस क्षेत्र में क्या की थी? ऋग्वेद की रचना की थी। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त आपको क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे ऋग्वेद की रचना हुई थी इस क्षेत्र के अंदर, इसीलिए क्या बोला जाता है? इसको ब्रह्मवर्त बोला जाता है। आगे देखते हैं। फिर क्या हो जी? इनकी संख्या बढ़ने लगी। जैसे जैसे जनसंख्या इनकी बढ़ेगी, इनको रहने के लिए स्पेस और चाहिए होगा, तो इन्होंने मूव ऑन करना शुरू किया। इन 7 नदियों के प्रदेश को छोड़ के आगे बढ़ना शुरू किया। किस ओर? पूरब की ओर। देखते हैं, कहते जनसंख्या के बढ़ने के कारण 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात आर्यों ने बड़ी तीव्रता से गंगा के मैदान की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। आर्यों ने इस प्रदेश का नाम आर्यवर्त रखा। आपने ये ध्यान में रखना है, आर्यों ने क्या रखा था इसका नाम? आर्यवर्त। जब वो गंगा की ओर बढ़े, सरस्वती से लेकर गंगा यमुना के दोआब के बीच का जो एरिया था उसका नाम इन्होंने क्या रखा? आर्यवर्त रखा। और 7 नदियां कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब,
ब्यास, रावी, सतलुज और सरस्वती, इस एरिया को क्या नाम दिया इन्होंने? ब्रह्मवर्त दिया। क्यों दिया? क्योंकि ऋग्वेद की रचना यहाँ पे हुई थी। और जब उनकी जनसंख्या बढ़ी, वो आगे बढ़े, सरस्वती से गंगा यमुना तक वो पहुंचे, उस एरिया को उन्होंने क्या नाम दिया? आर्यवर्त का नाम दिया। आगे देखते हैं, कहते हैं आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये मैंने आपको करवाया है। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। ये अपने आप को क्या बोलते थे? कि हम उत्तम हैं, हम श्रेष्ठ हैं। आगे देखते हैं, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा गया। जो यहाँ के लोग थे, द्रविड़ लोग थे, अब ये बाहर से आए, ठीक है जी, इन्होंने अपने आप को क्या बोला? हमें संस्कृत आती है, हम भगवान के बच्चे हैं। और ये जो यहाँ के रहने वाले जिनको संस्कृत नहीं आती, वो अनार्य हैं और निम्न हैं। आगे देखिए, हाँ जी, आर्यकरण, मतलब कि आर्यकरण, जो यहाँ का आर्यकरण किया गया, आर्य का रूप दिया गया, आर्यकरण किया गया। कहते दक्षिणी भारत का आर्यकरण किसने किया? अगस्त ऋषि ने। इसको अंडरलाइन करना है। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का क्या किया? आर्यकरण किया, आर्यों में बदला उनको, ठीक है जी। और उत्तर भारत का आर्यकरण राजा विदे के पुरोहित, राजा थे विदे, उनके एक पुरोहित का नाम गौतम राहुगढ़ ने किया था। ये भी ध्यान में रखना है। किसका वो पुरोहित था? राजा विदे का। नाम क्या था? गौतम राहुगढ़ ने किया, ठीक है जी। किंतु ये गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को, जो आज का पटना है, को अछूतों की भूमि कहा गया। क्वेश्चन आएगा, किसे ऋग्वेदिक काल में मतलब कि अछूतों की भूमि कहा गया? पाटलिपुत्र को। और यहाँ की गंगा के जल को पवित्र नहीं माना जाता। गंगा के जल को क्या नहीं माना जाता? पवित्र नहीं माना जाता। आगे देखते हैं, हाँ जी, आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा, लेकिन इनको गाय भी बहुत प्रिय थी, पवित्र मानते थे इसको ये, ठीक है जी। जो समृद्धि का संकेत था, मैंने कल भी बताया था कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होंगी वो उतना ही धनी व्यक्ति कहलाएगा। तो गाय क्या थी? समृद्धि का प्रतीक थी। आगे है, गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। गाय क्या थी? अघन्या बोला गया। जिसका वध ना किया जाए उसे क्या बोला जाता है? अघन्य। तो कौन सा जानवर अघन्य है? ऋग्वेदिक काल में आपसे पूछा जाएगा तो आपने क्या बताना है? गाय बताना है। आगे देखिए, राजा का मुख्य कार्य गाय की खोज करना, जिसे गविष्टि करना बोलते। गविष्टि, गाय के लिए युद्ध होता था, उसे क्या बोलते थे? गविष्टि बोलते थे। ऋग्वेदिक समाज क्या था? ग्रामीण था, सबको पता है। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे ये किसकी तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो गए? नगर की तरफ ट्रांसफर, जब महाजनपद बनना शुरू हो जाएंगे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था, सुदास की इसमें जीत होती है। आपने ये, और 10 कबीलों के अगेंस्ट सुदास ने ये युद्ध लड़ा था, और ये आपने ध्यान में रखना है। गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध, जो मैंने अब आपको पहले ही बताया। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। याद रखना आपने, मतलब हल से जोती गई जमीन पर जो निशान पड़ जाते हैं, लाइनें बन जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सीता बोलते हैं। वैदिक काल में टैक्स को क्या बोलते थे? बाली बोलते थे। बाली। टैक्स को क्या बोलते थे? बाली बोलते। बली नहीं, बाली, बाली बोलते थे, याद रखना है। और टैक्स कितना था? भूराजस्व कितना लेते थे? 1/6। और कौन इसको इकट्ठा करता था? भागदू। भागदू एक व्यक्ति का नाम है जो ये टैक्स क्या करता था? कलेक्ट करता था। ये भी मैं आपको आगे करवाऊंगी। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी, ये ध्यान में रखना है। बलि और बाली में डिफरेंस है। इस समय घड़ा, मनका या मृद भांड 4 प्रकार के होते थे। इनके जो मिट्टी के बर्तन थे ना भाई, वो अपने रंग के हिसाब से 4 तरह के इनके बर्तन थे। देख लेते हैं कैसे थे। यहां देखिए, हाँ जी, धूसर मृद भांड, धूसर मृद भांड,
धूसर मृद भांड, काला मृद भांड, लाल मृद भांड, मिश्रित मृद भांड। धूसर तो होता है जिसके ऊपर चित्र बनाए गए, मान लो ये मटका है आपका, इसके ऊपर चित्रकारी करना, इसे क्या बोलेंगे? धूसर बोलेंगे। काला का मतलब काला बर्तन, काला प्लेन बर्तन। लाल मृद भांड मतलब लाल बर्तन, ठीक है। मिश्रित क्या होगा? इसमें लाल और काले को दोनों का मिश्रण करके जो बर्तन बनाया जाए उसे क्या बोलेंगे? मिश्रित बोलेंगे। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कहते सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृद भांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे। धूसर मृद भांड ज्यादा होंगे क्योंकि उस पर क्या बने होते थे? चित्र बने थे, इनको ज्यादा पसंद थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृद भांड भी कहते हैं। इसे चित्रित धूसर मृद भांड भी कहा जाता है। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। आपने कितने प्रकार के, राजा जो यज्ञ करते थे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, वो देख लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कहते हैं इसमें घोड़े को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहां तक घोड़ा जाता था वह क्षेत्र राजा को हो जाता था। भी जिस क्षेत्र में वो घोड़ा चला गया, या तो उस क्षेत्र का राजा युद्ध करे, जिसकी जीत होगी वो जगह उसकी बन जाएगी। अगर मान लो उसने युद्ध नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो जगह किसके पास चली जाएगी? जिस राजा ने वो घोड़ा छोड़ा था। जहां जहां घोड़ा जाएगा वो क्षेत्र किसका हो जाएगा? अश्वमेध करने वाले, यज्ञ करने वाले राजा का। और अगर जिस क्षेत्र में वो गया वहां का राजा चिल्ला दिया कि मेरे क्षेत्र, मैंने युद्ध करना है, मेरे क्षेत्र में घोड़ा आया, ये जमीन मेरी है, तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध में जिसकी हार होगी तो वो जमीन छोड़नी पड़ेगी उसे। तो आपने ये ध्यान में रखना है। आगे है वाजपेय यज्ञ। यह राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। ये शौर्य प्रदर्शन करते थे कि मेरे पास देखो कितनी शक्ति। अपनी शक्ति का क्या करते? व्याख्यान करने, दिखाने का एक ये तरीका था। कौन सा यज्ञ? वाजपेय यज्ञ। राजसूय या आपको मिलेगा राजसूय यज्ञ। राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। किया जाता था। कहते हैं ये यज्ञ कब किया जाता था? जब आपका राज्याभिषेक होगा, यानी कि राजा का अभिषेक होगा, तब ये किया जाता था यज्ञ। कौन सा? राजसूय युग। उत्तर वैदिक काल में जब अतरंजी खेड़ा से लोहे की खोज हुई, अतरंजी खेड़ा लिख लेना साथ में, अतरंजी खेड़ा आएगा यहाँ पे। अतरंजी खेड़ा यूपी की जगह है, अतरंजी खेड़ा। यहां से लोहे की खोज हुई। आपको मैंने बताया था ना कि ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 BC में लोहे से अपरिचित थे। लोहारगिरी की दस्तकारी नहीं की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से इनको क्या है? लोहे का इनका शुरू हुआ, लोहा मिलना शुरू हुआ इनको, इसको इन्होंने यूज किया, है ना। तो आपसे ये भी पूछ लेंगे वो कौन सी जगह थी जहां से लोहे के मिलने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप वो बताओगे कौन सा? अतरंजी खेड़ा। कहते अर्थव्यवस्था, पशुपालन के स्थान कृषि पर आधारित हो गए। अब ये देखिए भाई, पहले था पशुपालन, ठीक है, लेकिन अब जो उत्तर वैदिक काल में है क्या हो जाएगा? आपका कृषि का महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये लोहा उत्पन्न करने लगे, लोहे के औजार बनाने लगेंगे। लोहे के औजार क्या है? इनकी हेल्प करेंगे किसी में? कृषि में। तो ये कृषि का क्या है? महत्व बढ़ जाएगा इस काल में आकर। आगे देखते हैं। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल करने के बाद हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस करेंगे, मतलब इसके अंदर डिफरेंस की चीजें देखेंगे भी, क्या क्या डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिलता है। ये है अपना ऋग्वैदिक काल, ठीक है जी, अपना 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और ये अपना 1000 BC से लेकर 600 BC तक का जो टाइम है, इसमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है आप देख लेते हैं। कहते जाति व्यवस्था जन्म की बजाय पेशे पे आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी काम के ऊपर आधारित हुआ करती थी। बड़े अच्छे से एक्सप्लेन मैंने पहली वाली वीडियो में किया है। यह वर्गीकरण जन्मजात या जातिगत ना होकर कर्म पर आधारित था। मतलब एक ही फैमिली के अंदर आप चाहे डिफरेंट काम कर रहे हो, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई खेती का काम कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई अध्यापन का काम कर रहा है, तो क्या होगा? उसका पेशा हो जाएगा, उसकी जाति हो जाएगी, है ना। कर्म के ऊपर आधारित हुआ करता था।
और यहाँ देखते हैं, कहते इस अवधि में जाति व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर हो गया। ठीक है जी, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या बोला, कुम्हार का बेटा चाहे टीचर बन जाए लेकिन जाति क्या उसकी कुम्हार ही कहलाएगी, क्योंकि उसके पिता क्या है, कुम्हार है। तो क्या हो गया, वंश के ऊपर आधारित हो जाता है। समाज 4 मुख्य वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज की पदवी हासिल थी, तीनों को, यानी कि 4 वर्णों में से 3 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज की पदवी हासिल थी, अर्थात दूसरा जन्म की पदवी प्राप्त थी, जबकि शूद्रों को उससे बाहर रखा गया। किसको बाहर रखा गया, शूद्रों को उससे बाहर रखा गया था। आगे देखिए, यहां देखिए, हाँ जी, शूद्र या अछूत का कोई अवधारणा नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में 1500 से लेके 1000 बीसी तक किसकी अवस्था नहीं थी, ना तो शूद्र थे ना अछूत की कोई अवधारणा नहीं थी। शूद्र का एकमात्र, यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक काल में शूद्र का एकमात्र कार्य है उच्च जातियों की सेवा करना था। ये उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है, ये वाली। ठीक है जी, और यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में, इस काल में स्त्रियों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति थी। ये मैंने आपको बताया था ना कि सभा में सभावती बोलते थे इसको, और पुरुष को क्या बोलते थे, सभ्य बोला करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को समाज में उनकी भागीदारी से प्रतिबंधित कर दिया गया। स्त्रियों के सम्मान में गिरावट आना शुरू हो गई। समाज में जो मतलब किसी भी पार्ट में उनको भाग लेना इतना जरूरी नहीं समझा जाने लगा। पहले तो ऋग्वैदिक काल में यज्ञ कंप्लीट नहीं हुआ करते थे जब तक कि कोई उनकी जो अपनी वाइफ है मतलब उस यज्ञ में ना बैठे। तो बाल विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई थी, इसमें बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियों के सम्मान में गिरावट आई। लड़की का जन्म लेना अब दुख का कारण हो गया। लड़की के जन्म पे अफसोस किया जाने लगा। ये देखिए यहाँ पर कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में आपने ये देखना है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, प्रारंभिक वैदिक समाज प्रकृति में चरवाहा और अर्थात खानाबदोश हुआ करते थे। ठीक है जी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में समाज प्रकृति में अधिक व्यवस्थित हो गया। यह सामान्य रूप से कृषि के आसपास केंद्रित हो गया। मतलब कि ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि ये क्या है, कबीले के रूप में मूव भी होते रहते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या कर लिया, स्थायी व्यवस्था, एक जगह पर रुककर वो क्या करने लगे, खेती करने लगे। पशुचारण उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में पशुओं को लेकर ये चलते फिरते रहते थे, आगे से आगे आगे से आगे, है ना, घास चराने के लिए चलते रहते थे। इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। कब, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज इन्होंने कर ली, लोहे के क्या किए, औजार बनाना शुरू कर दिए कृषि के लिए। तो उनकी कृषि के लिए क्या हो गया, एक जगह पर रुककर इनको खेती करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, मुख्य व्यवसाय खेती हो जाता है इनका। यहाँ पर आगे देखिए, हाँ जी, यहां देखते हैं, कहते वस्तु विनिमय प्रणाली अधिक प्रचलित थी। इसमें कम या कोई मौद्रिक मूल्य लेन देन विनिमय का हिस्सा नहीं था। मतलब रुपये पैसे सिक्का ऐसा कुछ नहीं था, वस्तु का विनिमय करते थे। मतलब कि बाटा सिस्टम हुआ करता था। मतलब मैं अगर किसान हूँ, मैं गेहूँ उपजाती हूँ और आप कुम्हार हो, आप मिट्टी के बर्तन बनाते हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको अनाज देकर आपसे मिट्टी के बर्तन ले लूँगी। इसी तरह से ये बाटर सिस्टम चला करता था। आगे देखते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यद्यपि वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी चलन में थी, ये चल रहा था, सिस्टम कंटिन्यू रहा इस बड़े पैमाने पर। लेकिन इसमें क्या हुआ, बड़े पैमाने पर सोने और चांदी के सिक्कों का आदान प्रदान बदल गया। अब यहाँ पे सिक्कों का आदान प्रदान होना शुरू हो गया। 3 प्रकार के सिक्के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कृष्णला के नाम से जाना जाता है। आपको निषक सतमान और कृष्णाल,
ये आपको सिक्के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी, ठीक है जी, और बाकी तीनों की उत्तर वैदिक काल में, आपने ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए, चलिए राजा के बारे में बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्तियों में क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। कहते राजन जन का मुखिया होता था। जन के मुखिया को क्या बोलते थे? राजा, राजन और गोप भी बोला जाता था। ये क्या था? जन का, एक जन का क्या था? हेड हुआ करता था। उनकी गद्दी पैतृक होती थी। राजा की मृत्यु के बाद उसका लड़का गद्दी पर बैठता था। यदि कोई राजा अत्याचारी होता था तो उसे गद्दी से उतार दिया जाता था। किसके द्वारा? समिति के द्वारा। समिति के द्वारा मैंने करवाया था ना कि समिति आज के राज्यसभा के बराबर है, और इसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? 9 बार उल्लेख हुआ है। और समिति के सदस्यों को कौन चुनता था? सभा। सभा के सदस्य, जिसमें स्त्रियां भी और पुरुष भी हुआ करते थे, और वो आज के लोकसभा के बराबर थी। और कितनी बार उल्लेख हुआ ऋग्वेद में? उसका 8 बार उल्लेख देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, वो उसको हटा सकती थी। उसके स्थान पर नए राजा का चयन किया जाता था। राजा का प्रमुख कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना होता था। क्या करना होता था? अपनी प्रजा की रक्षा करना होता था। यहां देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने शक्तिशाली राज्यों की स्थापना कर ली। अब उत्तर वैदिक काल में राजा ने क्या कर ली? शक्तिशाली राज्यों की स्थापना कर ली। ओके जी, आगे देखते हैं। इस कारण अब राजाओं की स्थिति में काफी अंतर आ गया। अब उनके अधिकार बहुत बढ़ गए थे। राजा ने सार्वभौम, विश्व जनन, राजाधिराज, चक्रवर्ती आदि उपाधियां धारण की। मैंने कल भी बताया था कि उत्तर वैदिक काल में राजा ने क्या किया? उपाधियां धारण शुरू कर दिया कि मुझसे तो महान कोई है ही नहीं। चक्रवर्ती, महाराज, अधिराज, ऐसी उपाधियां धारण करना शुरू कर दिया। वे राजा की देवी अधिकारों में, मतलब कि हमें तो भगवान ने ही भेजा है, हम तो भगवान के दूत हैं, हमें ही राज करना है ना, विश्वास करने लगे। राजा को सिंहासन से हटाया नहीं जा सकता था। ये डिफरेंस आपको देखने को मिला। कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में। और कहाँ पे? समिति द्वारा। ऋग्वैदिक काल में राजा अगर अत्याचारी होता तो उसको हटा दिया जाता था। आगे देखिए, यहां देखते हैं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था ऋग्वैदिक काल में। ये ऋग्वैदिक काल वाला पोर्शन है। तो क्या व्यवसाय था उनका? पशुपालन हुआ करता था। और उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गया। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। व्यापार वस्तु के 3 सिक्के चल पड़े, सतमान, निषक और कृष्णा। ठीक है जी, चलो ये आपको मैं करवा चुकी। इधर जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक पशु होते थे वो उतना ही क्या होता था? रिच हुआ करता था, अमीर हुआ करता था। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे हम। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो हमारा जो ऋग्वैदिक काल का जितना भी साहित्य है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपने ये वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि इसमें से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते हैं।